प्रश्न है, 1969 का MRTP अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो MRTP अधिनियम है 1969 में जो बनाया गया था, यह किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। तो तीसरा इसका बनाया गया था, यानी कि MRTP का जो मतलब था, व्यापार को कुल मिला के क्या करना था? नियंत्रित और उसको निर्देशित करना उसका काम था। अगला है, भारत में सबसे आम जंगली बिल्ली जिसे फेलिस चांस को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? तो इसे जो है किस अनुसूची में ये किया गया? अनुसूची सेकंड में से सूचीबद्ध किया गया। तो दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ पत्र या प्रतिज्ञान रूप उल्लेखित है? तो जो ऐसी कौन सी अनुसूची है? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ जिसके माध्यम से उनका उल्लेख है, तो कौन सी है? ये तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में इसमें बताया गया है। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के जो कुछ वीडियो हैं, जो आज के मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ, ये कम डिटेल में है, बाकी अभी आपको आगे डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए PYQ है, 2022 का क्वेश्चन है, पूछ रहा था, तो किसे किया गया था? तो हंसराज गंगाराम आहिर को किया गया था। अब आप लोगों का ये है कि अब 2024-25 में देखिएगा किसे अपॉइंटमेंट किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC के अध्यक्ष को। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन जो हैं इसमें से बिल्कुल सही है? तो हमारे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो क्या है? केवल 1 और 2, यानी कि तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से याद रखिए, कोई इन 1 और 2 ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, अगला है, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का क्या अर्थ है ये आपको बताना। तो संघवाद का अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व। तो एक यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक पंथ निरपेक्ष राज्य। तो तीसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित शब्द का सही क्रम है। तो निम्नलिखित जो शब्द दिए गए इसका सही क्रम आपको क्या है? बैठाना। इसका सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही क्रम की बात करें तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या होगा? सबसे पहले संप्रभु होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर पंथ निरपेक्ष होगा, लोकांतरिक होगा, इसके बाद गणराज्य होगा। तो दूसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जो संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताता है? तो ये भाग 4 है। कौन सा है? भाग 4 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वह के प्रदेश पर रिहा होने का अधिकार होगा। अगर पुलिस द्वारा किसी को भी क्या कस्टडी में लिया जाता है तो एक ये रूल होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने क्या है? उसको पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो रिहा हो सकता है। उस रिहाई का क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको कहा जाता है, अगर 24 घंटे के अंदर उसको DM के सामने पेश नहीं किया गया। अगला है, भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसने भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया? तो किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अनुच्छेद 48A इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है, आमतौर पर नीति जो है निर्देशन सिद्धांत होते हैं। तो निर्देशन सिद्धांत क्या होते हैं ये बताना है आपको। तो ये होते हैं सकारात्मक दिशा निर्देश। इसमें यह बताया गया है कि सरकार की कोई भी यानी कि देश की कोई भी धरोहर उसको क्या करना है? आपको सुरक्षित रखना है, पशुओं से प्रेम रखना है, झंडे का अपमान नहीं करना है। तो इसमें सब क्या सकारात्मक जो पॉजिटिव इसमें क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन में दिया गया रिट हम आदेश देते हैं का अर्थ रखता है? तो रिट जो है लैटिन में जिसे अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश होगा। याद रखिएगा। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4।
अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आपको सभी को पता है, पहले क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 36 से 51 के बीच आते हैं, 36 से 51, यानी कि अनुच्छेद जो 36 से 51 के बीच क्या आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके बाद मौलिक कर्तव्य 51A में, 51A का मतलब होता है कि इसमें संविधान संशोधन हुआ है। अगला है, हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू किया गया है? तो किसको लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 15 इसका से सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कथन है हमारे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 और 3 इसके कथन क्या है, सही है। क्या 2 और 3 इसके कथन सही हैं। अब आप इसका उत्तर इस साइड है और ये 2 और 3 ये जो कथन है ये जो दोनों क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा 2 और 3, ठीक है, याद रखिए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कि आप सभी को पता होगा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किससे भाग में आते हैं संविधान के? तो इसका सही उत्तर होगा भाग दूसरा, भाग 4 में आते हैं। ठीक है, दूसरा इसका सही उत्तर होगा भाग 4 में ही आते हैं। कौन से भाग 4 में आते हैं? 3 में मौलिक अधिकार आते हैं और 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 36 से 51, 36 से 51 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ये सिद्धांत नियोजित है। तो इसका सही उत्तर ये, यानी कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी क्या है, सही है। अगला है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। तो दिए गए कथनों को जो पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक हमारे इसका सही उत्तर, केवल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो केवल एक, यहाँ से एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो कितने जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को भी बाद में ऐड किया गया था। मैं अभी आपको सारी चीज़ें में डिटेल में बताऊंगा। अगला है, एक स्कूल शिक्षक छात्रों से कहता है कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाए तो खड़े हो जाए। कौन से अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? आप सभी को पता होगा, ये हमें बताया जाता है मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है कि कहीं भी हमारे देश का राष्ट्रगान सुनाई दे तो वहीं उसी पोजीशन में वहीं पर क्या हो जाना होता है, खड़ा हो जाना होता है, उसके प्रति सम्मान के प्रति। ठीक है, उसको सम्मान देने के लिए। ये किस मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद में बताया गया है ये पूछा जा रहा है। तो 51A में बताया गया। किसमें? 51A में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सी समिति है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वर्मा समिति है। कौन सी? वर्मा समिति है, याद रखेगा। दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं से परे सामंजस्य और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो ये जो स्टेटमेंट है किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये कौन सा मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा खंड है? तो ये खंड है 51A का ई, 51A का ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो सिफारिश की गई थी? तो कितने? तो 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद टोटल 10 थे, इसके बाद 11वां भी ऐड किया गया था। अगला है,
सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश अंकित होते हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? आप सभी को पता होगा, जितने भी हमारी ऐतिहासिक स्मारक हैं यानी कि किला वाला है, तो उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर कोई पोस्टर न लगाएं, यहाँ पर कोई लिखे नहीं। ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। तो किस प्रकार का, यानी कि कहाँ पर ये मौलिक कर्तव्य है, ये किस प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, ये बताया जा रहा है। तो ये मौलिक कर्तव्य है ऑप्शन नंबर दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। ये आप सभी को पता भी होगा किस में किया है, 51A में किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के तहत हमारी समग्र समृद्धि की संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल और संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा? 51AF। क्या? 51AF। ये जो पार्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के अंदर से चीजें घुसकर अंदर से पूछी जाती हैं। आपको मैं PYQ करवा रहा हूं, तो आपको इस बात का अंदाजा तो एकदम लग ही गया होगा। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है, ये उनका यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो, वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो कितनी आयु के बीच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14। कितना? 6 से 14, दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 51A का जो फर्स्ट पार्ट है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इस किससे संबंधित? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये इससे संबंधित है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं भी किला की दीवार हो तो वहाँ पे पोस्टर लगाने के लिए, लिखने के लिए मना किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो शुरुआत में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? तो शुरुआत में हमारे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। इसके बाद एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ इस बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो कुल 7 थे। 1978 में एक संविधान में संशोधन हुआ, जिसमें से एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जिसे मौलिक अधिकारियों की संख्या 6 रह गई। तो वर्तमान में 6 है और शुरू में 7 थी। कौन सा हटा दिया गया जिससे कम हो गया? तो ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। किस संशोधन के तहत? 44वें। कब? 1978 में। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई, आपको पता ही। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आपको पता ही 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं 36 से 51 तक। फिर इसके बाद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये आपको सारी चीजें क्या है? पता है। ठीक है, इसके बाद आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। देखिए कौन कौन से जो 6 मौलिक अधिकार है, मैं आपको भी यहीं पर बता देता हूँ। पहला समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक का शैक्षिक उपचार, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या है? ये इतने जो अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगला है, उत्प्रेरण किसके अंतर्गत आता है? तो उत्प्रेषण किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। अगला है, परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित में से अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचार। क्या होगा? संवैधानिक उपचार इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मूल सूची से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो मूल सूची से कौन सा मौलिक अधिकार? ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। मैंने अभी आपको बताया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था, जिससे मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 रह गई है। अगला है, संविधान में किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेगी? तो 6 व्यापक श्रेणियां किस भाग में मिलेंगी? आपको पता ही है किस भाग में। ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, और वहीं पर भाग 4 में क्या कहा गया है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है।
अगला है, एक घर की नौकरानी अपनी 12 साल की बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर साफ करने के काम में अपनी मदद करने के लिए लगाती है। नौकरानी द्वारा कौन से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है? तो नौकरानी द्वारा क्या है, अब कौन से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है? वो नौकरानी है, उसकी एक 12 साल की बेटी है, तो उसको स्कूल न भेज के वो अपने साथ क्या काम में लगाती है, साफ सफाई करने में। तो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर 1, अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान न करना। तो इसमें क्या, इसका उल्लेख जो है उल्लंघन किया गया है। अगला है, संविधान विभिन्न तरीकों से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने के सबसे समान तरीका कुछ निर्दिष्ट करना है जो हम सभी नागरिकों के पास है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को भी नहीं दी जा सकती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है हमारा। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है? तो कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या है, उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपाधियों का अंत। क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला है, संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के तहत है। तो संपत्ति का अधिकार भारत के किस संविधान के तहत है? मौलिक अधिकार है, सब क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। क्या संपत्ति का अधिकार? संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया था, ये मैंने आपको बताया। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार एक है। तो क्या है एक, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति का मौलिक अधिकार। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक स्थिति में जहां ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पदनाम समान कार्य प्रकृति पर काम कर रहे हैं लेकिन असमान वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? देखिए, एक महिला है, ठीक है, और क्या है, देखिए एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों काम जो है बराबर कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, लेकिन जो मेल को सैलरी ज़्यादा मिल रही है और फीमेल को सैलरी कम मिल रही है। तो कौन सा जो है अधिकार यहाँ पे वंचित रखा जा रहा है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो 39D के अंतर्गत आता है। क्या? 39D, अनुच्छेद 39D। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा असमान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 39D के अंतर्गत आता है। अब देखिए, समान वेतन अधिनियम के बारे में कुछ जरूरी बातें। देखिए, ये कानून 1976 में पारित किया गया था। यह कानून महिलाओं और पुरुषों को समान काम करने पर समान वेतन देने को सुनिश्चित करता है। अगर बराबर काम हो रहा है तो भाई बराबर वेतन दो, ये कहकर वेतन नहीं कम किया जा सकता कि ये महिला है। ठीक है। इस कानून के तहत महिलाओं को समान वेतन के साथ साथ समान बोनस, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो जो कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 42 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का सही उत्तर हो जाएगा 5 से 11। अनुच्छेद नंबर दूसरा 5 से 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। फिर इसके बाद 12 से 35 मौलिक कर्तव्य हमारे आ जाते हैं। फिर 36 से 51 क्या आ जाते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाते हैं। फिर 51 में आ जाता है मौलिक कर्तव्य। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला है, अनुच्छेद 20 का खंड कौन सा खंड दोहरे खतरे की सिद्धांत को शामिल करता है? तो कौन सा खंड करता है? 20 का कौन सा खंड करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा खंड करता है। यानी कि क्या होगा इसका सही उत्तर? दूसरा खंड, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा और खंड तीसरा। ठीक है। ये देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का खंड 2, क्या खंड 2 दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसमें खंड 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर, यानी कि खंड 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घोषणा शुरू में होती है कि अवधि के लिए? तो कितनी अवधि के लिए शुरू में होती है ये आपको बताना है। तो इसका 6 महीने की अवधि के लिए, 6 माह की अवधि के लिए होती है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेखित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर दूसरा अनुच्छेद 177। क्या? अनुच्छेद 177 याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित करता है कि राज्य आधुनिक और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? तो ये कौन सा इसका सही उत्तर होगा? 48। क्या होगा? अनुच्छेद 48 दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है? यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जो कम्युनिटी है, उनको ये अधिकार है कि कोई भी अपना जो संस्था है स्थापित कर लें, शैक्षिक संस्था है स्थापित कर लें और उसका जो संचालन है वो उसका स्वयं करें। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद बताता है 30। क्या बताता है? अनुच्छेद 30 बताता है। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 142। यानी कि एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142 याद रखेगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात की जा रही है। किसकी? बजट की बात की जा रही है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112। क्या? अनुच्छेद 112। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद को संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? इस जानता है 29 से 30 को। 29 से 30 को। ठीक है, संस्कृत और शैक्षिक औपचारिक 29 से 30 तक है। ठीक है, तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी हो गई। मैंने आज की क्लास में आपको बहुत ही डिटेल पूर्वक सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की और आपको समझाया भी। तो अगला वीडियो आपका इसी में सेकंड पार्ट रहेगा या फिर मैं आपको इसमें ही मिक्स करके सेकंड पार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय।